दोस्तों, तो अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो मेरे पास एक वेरी शॉर्ट डाइपोल है, राइट। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे दैट इज द एक्सियल पॉइंट्स। अच्छा, एक्सियल पॉइंट्स क्या होते हैं? वो सारे पॉइंट्स जो हमारा डाइपोल के साथ 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री पर ओरिएंटेड है। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज, सपोज दिस इज माय पी वेक्टर, ठीक है, और ये जो लाइन है यहां पर मेरा कोई पॉइंट है P, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। हाँ, वो लेफ्ट पे भी हो सकता है, राइट पर भी हो सकता है, डजंट मैटर, वो कहीं पर भी हो सकता है। तो इसी लाइन पर ओरिएंटेड है। सो ये वाला डिस्टेंस जो है वो मान लो है हमारा R, ठीक है। हमें P पॉइंट पर जो है वो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मान लो यहां पर मेरा प्लस क्यू है और यहां पर है मेरा माइनस क्यू। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 2d। d इज ऑब्वियसली मच मच लेस देन r। वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट अ वेरी स्मॉल डाइपोल। ये है हमारा डाइपोल जिस तरीके से दिखा रखा हूं। सॉरी मैंने उल्टा लिख रखा हूं। दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, सॉरी। तो प्लस क्यू के चलते जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो मेरा E1 इस तरीके से आएगा, और माइनस क्यू के चलते ये वाला पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो मेरा इस तरीके से आएगा। सो दिस इज E1, दिस इज E2, ठीक है। तो E1 का वैल्यू कितना होगा? दैट विल बी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस D का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस R है, यहां पर D है, तो ये है R माइनस D का होल स्क्वायर। एंड इसको अगर मैं ढंग से लिखूं, दिस विल बी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर 1 माइनस D बाई R टू द पावर ऑफ -2। बट D इज मच मच लेस देन R, तो इस पे मैं बाइनोमियल अप्लाई कर सकता हूं। तो जो मेरा E1 आएगा that will be Q by 4 pi epsilon naught R square 1 plus 2D by R। सिमिलरली जो हमारा नेगेटिव चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E2, that will be Q by 4 pi epsilon naught R plus D का होल स्क्वायर। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज Q by 4 pi epsilon naught R square 1 plus D by R to the power of -2. And now if I apply the binomial, this will come out to be Q by 4 pi epsilon naught R square 1 minus 2D by R। तो जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E net, that will be equals to E1 minus E2. And now if I subtract 1 is gone, it will be 4D by R. So it will come out to be Q by 4 pi epsilon naught R square into 4D by R. But Q into 2D is nothing but the dipole moment. Q into 2D is nothing but the dipole moment. तो इसको अगर मैं लिखूं 2p by 4 pi epsilon naught R cube। तो अगर मैं वेक्टोरियल इसको लिखना चाहता हूं तो जो मेरा E net वेक्टर आएगा दैट विल बी, ध्यान दे सकते हो डाइपोल मोमेंट भी लेफ्ट टू राइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो आ रहा है वो हमारा लेफ्ट टू राइट ही आ रहा है। तो E net वेक्टर इक्वल्स टू 2p vector by 4 pi epsilon naught into R cube. So this is the electric field at a general axial point. ठीक है, अगला जो देखते हैं इंपॉर्टेंट, दैट इज द इक्वेटोरियल पॉइंट। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय इक्वेटोरियल? एक्सियल का उल्टा मतलब
ये हमारा पॉइंट्स जो होंगे वो एंगल बाइसेक्टर्स के अलोंग होंगे। तो डाइपोल हमारा वही है, P वेक्टर इज लाइक दिस, और इसके जो हमारा एंगल बाइसेक्टर है, यहां पर है मेरा कोई पॉइंट P। नाउ दिस डिस्टेंस इज R। ये हमारा P वेक्टर इस तरीके से है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम 2D मान लेंगे। तो यहां पर मेरे पास जो चार्ज है दिस इज प्लस Q, और यहां पर जो चार्ज है वो है माइनस Q। डिस्टेंस को मैंने 2D मान लिया टोटल। D इज मच मच लेस देन R। तो प्लस Q और माइनस Q को जोड़ता हूं पॉइंट P के साथ, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है, इक्वल एंगल बनाएगा। सुनाओ, P पॉइंट के चलते जो हमारा इलेक्ट्रिक ये जो हमारा है प्लस Q है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और माइनस Q के चलते जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा इस डायरेक्शन में होगी। और अगर मैं इसको वेक्टोरियली रिजॉल्व करूं तो साफ साफ देख सकता हूं, ये वाला डायरेक्शन जो है, यहां पर हमारा कंपोनेंट्स जो है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ये दोनों कंपोनेंट जो है वो हमारा चला गया, ये दोनों कंपोनेंट हमारा चला, ये वाला जो ऊपर वाला कंपोनेंट है वो चला जाएगा, और जो लेफ्ट वाला कंपोनेंट है वो दोनों का ऐड हो जाएगा। तो मान लो ये वाला एंगल जो है वो है हमारा थीटा, तो कॉस कंपोनेंट जो है दैट इज गॉन, जो बचेगा वो है हमारा साइन कंपोनेंट। तो ई इक्वेटोरियल जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2e इंटू साइन थीटा, ये हमारे पास आने वाला है। अच्छा, ई का वैल्यू कितना होगा जल्दी से लिखते हैं। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज R, दिस इज D, तो यहां पर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और साइन थीटा का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी D बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो ऊपर आ जाएगा 2QD, तो E इक्वेटोरियल जो आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा मेरा P, नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। नाउ R इज मच मच ग्रेटर देन D, तो इसको मैं प्रैक्टिकली R स्क्वायर लिख सकता हूं, तो नीचे वाला मेरा प्रैक्टिकली R क्यूब हो जाएगा। बाय द वे P वेक्टर मेरा राइट की तरफ है, और जो हमारा E वेक्टर है वो लेफ्ट की तरफ है, तो हमारा E इक्वेटोरियल वेक्टर जो होगा दैट विल बी माइनस P वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R क्यूब। So this is the equatorial electric field. तो at axial point ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, at equatorial point ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये दोनों रिजल्ट्स जो है, सबसे पहले ये दोनों हमें हर हाल पे याद होनी चाहिए। तीसरा जो है दैट इज जनरल पॉइंट, ठीक है। नाउ लेट्स सी, तो जनरल पॉइंट के लिए हम किस तरीके से निकालेंगे, पहले थोड़ा सा मेहनत करके निकालेंगे, और उसके बाद जो है हम थोड़े से बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। लेट्स सी, ये है हमारा एक्स और वाई एक्सिस जैसे मैं दिखा रखा हूं, ठीक है। जो हमारा डाइपोल मोमेंट है वो इस तरीके से है, यहां पर हमारा प्लस Q चार्ज है, यहां पर हमारा माइनस Q चार्ज है, यहां पर एक का जनरल पॉइंट है P, ठीक है। P जो है ये हमारा जो डाइपोल का सेंटर है, ये डाइपोल के सेंटर के साथ एंगल बनाता है थीटा। तो सवाल है P पॉइंट पर हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, दैट इज द कॉन्सेप्ट। अच्छा दोस्तों, बिना कुछ करे एक बात ध्यान दो, मैं ये वाला जो वेक्टर है इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं D वेक्टर, और ये वाला वेक्टर को लिख सकता हूं माइनस D वेक्टर।
ऑरिजिन से प्लस क्यू जो है वो डी वेक्टर की दूरी पे है, और जो माइनस क्यू है ये माइनस डी वेक्टर की दूरी पे है। सो पी पॉइंट को अगर मैं प्लस क्यू के साथ जोड़ता हूं तो ये वाला जो वेक्टर आएगा, नाउ दिस इज हाउ मच, आर वेक्टर, ये हमारा आर वेक्टर है मान लो, ठीक है, डिस्टेंस आर है, दिस इज आर वेक्टर, दिस इज डी वेक्टर, तो ये वाला वेक्टर हमारे पास कितना आएगा? इफ वी सी दिस विल बी नथिंग बट आर वेक्टर माइनस डी वेक्टर। आर वेक्टर और डी वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो थीटा है, और अगर मैं माइनस क्यू को यहां पर जोड़ता हूं, बहुत ही वाहियात तरीके से जुड़ा, अगर मैं माइनस क्यू को यहां से जोड़ता हूं तो ध्यान देना ये आर वेक्टर है, ये माइनस डी वेक्टर है, तो माइनस डी प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर जो होगा दैट विल बी आर वेक्टर प्लस डी वेक्टर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू कितना आएगा? Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ आर वेक्टर माइनस डी वेक्टर का होल क्यूब, आर वेक्टर माइनस डी वेक्टर, और जो हमारा E2 वेक्टर होगा, क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो माइनस क्यू आर वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ आर वेक्टर प्लस डी वेक्टर का होल क्यूब, ये हमारे पास आने वाले हैं। दिस इज द E1 वेक्टर एंड दिस इज द E2 वेक्टर। इन दोनों का जो हमारा वेक्टोरियल फॉर्म पे है हम लोगों ने लिख चुके हैं। तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E vector, what can I write? Q by 4 एप्सिलॉन नॉट, इसको अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, दिस इज आर वेक्टर माइनस डी वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर माइनस डी वेक्टर का होल क्यूब माइनस आर वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर प्लस डी वेक्टर का होल क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा ई वेक्टर। ठीक है, दिस विल बी गिव मी द नेट ई वेक्टर। सो वेक्टोरियल फॉर्म पे हमने निकाल दिए हैं, अब थोड़ा सा कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो नीचे अगर मैं कॉमन लेता हूं 4 एप्सिलॉन नॉट, अब जो मैं कर रहा हूं ध्यान देना, दिस इज आर वेक्टर प्लस डी वेक्टर का होल क्यूब, आर वेक्टर माइनस डी वेक्टर ऊपर आएगा, माइनस आर वेक्टर प्लस डी वेक्टर इंटू मॉड ऑफ आर वेक्टर माइनस डी वेक्टर का होल क्यूब बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर प्लस डी वेक्टर क्यूब आर वेक्टर माइनस डी वेक्टर का क्यूब। ठीक है, ये हमारा पास सबसे पहले आ जाएगा। अच्छा भाई, अभी एक चीज ध्यान दो, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दो, इन दोनों को मैंने प्रैक्टिकली मॉड आर क्यूब लिख सकता हूं, इन दोनों को ही मैं प्रैक्टिकली मॉड आर क्यूब लिख सकता हूं, बिकॉज डी इज वेरी 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 स्मॉल। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर ऑफ 6। ठीक है, समझ में आया? अब वहां पर क्या आएगा, वहां पर क्या आएगा? अच्छा, मॉड ऑफ आर वेक्टर प्लस डी वेक्टर का क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं? दोस्तों ध्यान देना,
This can be written as r square plus d square plus 2rd cos theta, r dot d is this into r vector minus d vector minus r square plus d square minus 2dr cos theta to the power of 3/2 r vector plus d vector। ये मैं लिख सकता हूं डेफिनेटली। अच्छा, इसके अंदर डी स्क्वायर वाला टर्म तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो उसको हम प्रैक्टिकली भूल जाते हैं। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को तो हम पहले ही हटा देते हैं गेम से। अब इसके बाद से मैंने यहां पर आर स्क्वायर जो है वो कॉमन बाहर निकालना चाहता हूं। यहां पर ध्यान दो, मैं अगर आर स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो यहां पे आर क्यूब होके बाहर आएगा, और आर क्यूब होके बाहर आने पर यहां पर से एक आर क्यूब को काटेगा, यानी क्यूब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब आ जाएगा। और यहां पर जो बनेगा वो बनेगा 1 प्लस 2d cos थीटा बाई आर, उस पर बाइनोमियल सीधा मार दो, 3/2 अंदर जाएगा तो 3d cos थीटा बाई आर, आर वेक्टर माइनस डी वेक्टर माइनस 1 माइनस 3d cos थीटा बाई आर, आर वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये हमारे पास आ जाएगा। सो इसको अगर मैं आर वेक्टर और डी वेक्टर के टर्म्स में लिखूं, क्यूब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। आर वेक्टर जब मैं लिखूंगा तो दिस माइनस दिस होगा, 1 1 कटेगा, सो वी विल गेट 6d cos थीटा बाई आर। और डी वेक्टर अगर मैं लिखता हूं तो यहां पर आ जाएगा दिस माइनस दिस, तो इट विल बी सिंपली -2। अब एक काम करो, आर वेक्टर बाई आर इज नथिंग बट आर कैप, और डी को बाहर लेके 2d को इनफैक्ट बाहर लेके चला जाओ तो हमारे पास बन जाएगा डी कैप। सो मेरे पास जो इफेक्टिवली जो बनेगा Q इंटू 2d, तो दैट विल बी सिंपली P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 cos थीटा आर कैप माइनस डी कैप। ठीक है, सो ये वाला जो है अब इसका वैल्यू मुझे निकालनी है। तो अच्छा, बाय द वे आर कैप और डी कैप के बीच का जो एंगल है दैट इज सिंपली कॉस, दैट इज सिंपली थीटा। ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा, P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू रूट ओवर इसका स्क्वायर 9 cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि r डॉट डी जो होगा उस पर तो वापस एक cos थीटा का टर्म आएगा, तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास 6 cos स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास नेट जो ई वेक्टर आएगा, ई का जो हमारा मैग्नीट्यूड आएगा, दैट विल बी P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। बाय द वे इसको हमें याद रखना है, ये वाला जो हमारा जनरल पॉइंट का रिजल्ट है वो भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम विक्टोरियली इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट इतना मगजमारी करने की एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास इस बोर्ड में जितनी जगह बची हुई है उसी के सारे हम कर सकते हैं। ध्यान देना, इसमें ओरिजिन वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज माई पी वेक्टर, और यहां पर है मेरा जनरल पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ R। ये वाला एंगल जो है वो है मेरा थीटा। अब सिंपली एक काम करते हैं,
P को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा. So this will be P cos theta and this will be P sin theta. Now ध्यान दो, P cos theta के चलते ये वाला पॉइंट P जो है वो हमारा एक्सियल पॉइंट है, तो फील्ड जो आएगा ये इस तरीके से आएगा. और P sin थीटा के चलते ये वाला पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो P sin थीटा के चलते जो फील्ड आएगा वो सिंपली EP इस तरीके से आएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ये वाला पॉइंट के चलते जो हमारा P cos थीटा के लिए पॉइंट जो है वो एक्सियल पॉइंट है, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा. और P sin थीटा के चलते ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में आएगा. सो दोस्तों ध्यान दो, EA जो होगा दैट विल बी कितना, अच्छा किसके लिए एक्सियल है, P cos थीटा के लिए, यानी 2P cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. और जो E इक्वेटोरियल है उसके लिए मैग्नीट्यूड वाइज आ जाएगा, P sin थीटा के चलते इक्वेटोरियल है, तो P sin थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. ये एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड है. इसको E लिख देता हूं. ठीक है, अंडरस्टैंड. मैं सिंपली डाइपोल को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व किया, आर के अलोंग और आर के परपेंडिकुलर. ठीक है, तो आर के अलोंग कंपोनेंट होगा, P इज अ वेक्टर, मैं कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर सकता हूं. सो P cos थीटा के लिए पॉइंट P इज एक्सियल, P sin थीटा के लिए ये पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल. तो ये वाले पॉइंट का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो P cos थीटा और P sin थीटा का जो वेक्टर सम है उसके कारण होने वाली है. तो सिंपल सी बात है, जो हमारा E नेट होगा दैट विल बी अंडर रूट E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, ये हमारा होने वाली है. एंड अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर ध्यान दूं तो मेरे पास P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आ जाएगा. यहां पर ध्यान दो, इट विल बी 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. नाउ एक cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर के साथ खत्म कर दो, तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E नेट, उसका मैग्नीट्यूड आएगा P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, जो हम लोगों ने यहां पर इतना मेहनत करके डिराइव किए थे. देखो ये वाला डेरिवेशन भी है, ये वाला भी एक बार के लिए समझ जाओ. ठीक है, एंड अदरवाइज ऐसे क्वेश्चनों में सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए P को दो कंपोनेंट पे हमें रिजॉल्व करना है, और दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व करते हुए हमारे पास तुरंत आंसर आ जाएगा. ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है. मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. जो हमारा डाइपोल मोमेंट P है वो इस डायरेक्शन में है, अलोंग द आई कैप ये हमारा ओरिएंटेड है. तो हमें स्पेस में वो सारे पॉइंट्स निकालने हैं जिस पर पॉइंट्स पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में है, यानी इट ओनली हैज अ जे कैप कंपोनेंट, नथिंग एल्स. आई कैप हमारा नहीं होना चाहिए. तो दोस्तों कोई भी एक जनरल पॉइंट अगर मैं x, y ले लेता हूं एट अ डिस्टेंस ऑफ r, जहां पे r जो है दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये वाले पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे ध्यान दूं, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है ये वाला एंगल को थीटा मान लो, तो ये वाला है x, y, लिखने में थोड़ी तकलीफ है. ठीक है, तो tan थीटा का वैल्यू एनी हाउ y अपॉन x आ जाएगा, उसको हम कभी जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल करेंगे. सो रिजॉल्व P into टू कंपोनेंट्स लाइक दिस एंड दिस. तो
तो उसके चलते ये हमारा EA है और ये हमारा EE है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर हम ध्यान दें EA को हम दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर सकते हैं, लाइक दिस एंड दिस, और EE को भी हम दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर सकते हैं, लाइक दिस एंड दिस। एंड नाउ ये एंगल थीटा है, तो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो EX जो है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, तो EA cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू EE sin थीटा। ठीक है, ये कंडीशन हमारा होना चाहिए, तभी वो सारे पॉइंट्स पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमारा केवल और केवल उसका y कंपोनेंट पे होगा, x कंपोनेंट जो है उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, EA का वैल्यू कितना है? 2p cos थीटा by 4 pi epsilon naught r cube into cos theta, that is equals to EE p by 4 pi epsilon naught r cube, p sin theta by 4 pi epsilon naught r cube into sin theta, right? Now ध्यान दो, दिस इज एन अमेजिंग थिंग, ये दोनों तो हम काट देते हैं और PP भी काट देते हैं, तो व्हाट वी गेट इज 2 cos square theta equals to sin square theta, and that simply implies that tan square theta equals to 2. हाँ कि ना? tan square theta जो है वो हमारा साफ साफ जो आ रहा है that is equals to 2, यानी tan theta equals to plus minus √2. सो tan थीटा जो है वो हमारे पास क्या आ गया है? प्लस माइनस √2, बट tan थीटा जो है यहां पर अगर हम ध्यान दें, दिस इज नथिंग बट y by x। ठीक है, समझ में आया? सो y इज इक्वल्स टू √2x और y जो आएगा वो दूसरा होगा माइनस √2x। अच्छा, बाय द वे ओरिजिन को लेकर बात मत करना, वहां पर तो हम बातचीत कर ही नहीं सकते हैं, डाइपोल जहां पर है उससे हम फार ऑफ प्लेस को लेकर ही बात करते हैं। तो यहां पर जो है ये है हमारा रिक्वायर्ड लोकस, x और y का वैल्यू सब्सटेंशियली थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, जो कि डाइपोल पे हम जो डिराइव किए थे वो वैलिड रह पाए, क्लोज प्लेस के लिए तो वो वैलिड था ही नहीं बिल्कुल भी। बट एनी हाउ what we are going to get is 2 straight lines, and that is my required locus. ठीक है, y equals to √2x will be looking like this, ऐसा कोई एक लाइन होगा, and y equals to minus √2x, the line will be like something like this. ठीक है, बट वो क्लोज ऑफ प्लेसेस में नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे तो हमारे डाइपोल का फॉर्मूला जो है वो हमारा वैलिड नहीं रहने वाला है। ओके ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ध्यान देना, मेरे पास एक है हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, और ये वाला जो हेमिस्फीयर है इसका रेडियस है r। ये जो हमारा हेमिस्फीयर का एक्सिस है, ये जो हमारा हेमिस्फीयर का एक्सिस है, ये वाले एक्सिस के साथ ओरिएंटेड एक बहुत छोटा सा डाइपोल है।
दैट डाइपोल इज इक्वल्स टू P। ठीक है, ये जो डाइपोल है वो है P, ये R है जैसे मैं दिखा रखा हूं। तो फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द हेमिस्फेरिकल सरफेस। ये जो हमारा हेमिस्फेरिकल सरफेस है, उस हेमिस्फेरिकल सरफेस के थ्रू हमारा कितना फ्लक्स पास हो रहा है, वो फ्लक्स का वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, सबसे पहले उस बात को समझते हैं। अच्छा, तो ऐसे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज्यादा भयानक होता है, खतरनाक होता है, राइट, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। डायरेक्टली तो इंटीग्रेट अगर मैं करने जाऊंगा तो वो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। ठीक है, तो इस पे हम लोग थोड़ा सा चतुराई अपनाने वाले हैं। पहले उस बात को रियलाइज करते हैं, क्या है, ध्यान दो। हमारा यहां पर कोई भी अगर जनरल एंगल थीटा में सोचूं, कोई भी अगर मैं जनरल एंगल थीटा सोचूं, ठीक है, उस थीटा पर मैं एक छोटा सा रिंग काट रहा हूं। ये वाले थीटा पे मैं एक छोटा सा रिंग काटने वाला हूं, लाइक दिस। ठीक है, ये वाला एंगल जो है दैट इज द थीटा। तो ये वाला जो हमारा लेंथ हो जाएगा दैट विल बी आर डी थीटा। ठीक है, ये रेडियस जो है ये है हमारा स्मॉल आर, और ये हमारा अगर थीटा है और ये कैपिटल आर है तो स्मॉल आर जो है इसका वैल्यू है डेफिनेटली आर साइन थीटा। जो मेरा डाइपोल मोमेंट है वो, मतलब जो मेरा डाइपोल है वो P मेरा इस तरीके से है। नाउ ये डाइपोल को मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर सकता हूं। एक है मेरा P cos थीटा, और दूसरा जो है वो है मेरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज P sin थीटा। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो मेरा फ्लक्स के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा केवल मेरा P cos थीटा वाला ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दिस विल बी द E एक्सियल। ठीक है, और जो कि मेरा DA वेक्टर का भी डायरेक्शन है, दिस विल बी ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ DA वेक्टर। जो P sin थीटा के करस्पॉन्डिंग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो हमारा इस तरीके से होने वाला है, और इसके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स जो होगा वो तो एनी हाउ जीरो होगा, क्योंकि ये टेंजेंशियल है। देखो P cos थीटा जो है उसका ओरिएंटेशन को देख पाना बहुत आसान है, क्योंकि ये तो हमारा रेडियल डायरेक्शन पे है। बट P sin थीटा का हर डायरेक्शन पे कंपोनेंट जो है वो हमारा ऐसे करके एक रोटेटिंग वेक्टर होने वाला था। बट फायदा ये है, अगर मुझे फ्लक्स निकालनी है तो दोस्तों ध्यान देना, हमें कोई भी मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस का हमेशा परपेंडिकुलर यानी टेंजेंशियल होगा। तो DA वेक्टर और EE में जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो जीरो ही होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई फ्लक्स हमारा नहीं आने वाला है। तो दोस्तों फ्लक्स जो होगा दैट विल बी सिंपली इंटीग्रल EA इंटू DA, एंड नाउ EA का वैल्यू 2P cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, और यहां पे स्मॉल आर का जो वैल्यू है वो कैपिटल आर ही है, डिस्टेंस वो तो हर जगह से कैपिटल आर ही रहेगा, इंटू DA। DA में क्या लिख सकता हूं,
2 पाई स्मॉल आर इंटू आर डी थीटा, और इसको पूरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा जो मैं थीटा लिया हूं फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ये हमारा नेट फ्लक्स आएगा। तो ये कंपोनेंट पे रिजॉल्व करने वाला फंडा क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंपोनेंट पे अगर हमें रिजॉल्व करना नहीं आता है तो इन क्वेश्चनों को डील करना प्रैक्टिकली इंपॉसिबल बन जाएगा। इसको अगर मैं जनरली दो पॉइंट चार्ज लेके करने जाऊंगा तो पहले एग्जाम के घंटी बजेगा, बाद में ये डिराइव होगा। सो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर पाना तो इंपॉर्टेंट है, उस बात को हम समझते हैं। एंड नाउ इफ वी सी, यहां पर मेरे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 पाई, यहां पे 4 पाई तो चला गया है, ठीक है। तो यहां पर जो है P बाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हमारा बाहर आएगा, और उसके बाद आएगा इंटीग्रल साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, तो 2 बाहर कर दो, साइन 2 थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, दैट विल बी द नेट फ्लक्स। एंड नाउ इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, बहुत बार हो चुका है, इसका वैल्यू 1 आता है, वी नो। सो जो हमारा फ्लक्स आएगा टोटल, दैट विल बी P बाई 2 एप्सिलॉन नॉट R, ओके। सिमिलरली मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है लाइक दिस, इसके साइड लेंथ जो है वो है हमारा A, 3 डाइपोल रखा हुआ है, पहला वाला जो है वो इस तरीके से है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट P है। दूसरा वाला जो है वो ऐसे है, डाइपोल मोमेंट P है, और तीसरा वाला जो है वो ऐसे है, डाइपोल मोमेंट P है। तो सवाल ये है, इसका जो सेंट्रॉइड होगा, इसके सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना होगा, मतलब इस सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कितना होता है, ये है हमारा √3a/2, उसका 2/3 यानी a/√3, ये तो हमें डायरेक्टली मालूम होना चाहिए। तो दिस इज G सेंट्रॉइड। सो हम क्या करेंगे, ये वाले P को 2 कंपोनेंट पे रिजॉल्व करेंगे, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। ये वाला एंगल 30 है, सो दिस विल बी P/2, ठीक है। एंड ये हमारा जो आ जाएगा दैट विल बी √3P/2। सिमिलरली ये वाला P को भी 2 कंपोनेंट पे रिजॉल्व करूंगा, एक ऐसा और एक ऐसा। सो अगेन ये 30 डिग्री एंगल है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा P/2, ये हमारा हो जाएगा √3P/2, ठीक है, मतलब सॉरी उल्टा एंगल दिया हुआ है। और ये वाला जो है यहां पर भी हम 2 कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेंगे, ये इसके अलोंग है, तो एक इसके अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा आने वाला है। अगेन ये हमारा √3P/2, ये हमारा P/2। अच्छा, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये तीनों के तीनों ऑब्वियस सी बात है ये इक्वल है, तो ये हमारा ये इस तरीके से क्रिएट करेगा, ये वाला √3P/2 ये इस तरीके से क्रिएट करेगा, और ये वाला इस तरीके से क्रिएट करेगा। ऑब्वियस सी बात है 3 इक्वल वेक्टर्स है, सबके बीच में एंगल हमारा 120 डिग्री है, तो इसके चलते ई नेट जो आएगा वो डेफिनेटली हमारा 0 आएगा। एंड सिमिलरली इफ वी सी, जो हमारा P/2 वाला है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगा वो कैसे होगा, EA ऐसा है, इससे 90 डिग्री। ये वाला एंगल दोस्तों कितना है, ये वाला एंगल अगर हम ध्यान दें
दिस इज 30, दिस इज 90, दिस इज 60, तो यहां से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए आएगा ई। ये वाले का ई कैसे होगा? ऐसे हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये 90 है, ये 30 है, ये 120 हो गया। और सिमिलरली तीसरा वाला जो ई आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहां पर भी जो हमारा ई नेट आएगा, 3 इक्वल वेक्टर्स है, 3 इक्वल वेक्टर्स है जो कि आपस में 120 पे ओरिएंटेड है। तो इसके सेंट्रॉइड पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो तो डेफिनेटली हमारी 0 आने वाली है, राइट। ओके दोस्तों, तो एक डायपोल के ऊपर फोर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फील्ड अगर कर रहे हैं तो। लेट्स सी, मेरे पास एक रिंग है, ये वाला रिंग का जो हमारा ये Q है और ये R है, रेडियस R है, ठीक है। नाउ ये वाले लाइन पर मैं एक डायपोल को रखना चाहता हूं, ठीक है। तो सेंटर से ये वाला दूरी को मैं x बोल देता हूं, ठीक है। स्मॉल डायपोल of a dipole moment equals to P is kept along axis. Find force on dipole. ये वाला डायपोल पे फोर्स जो है वो हमारा कितना होने वाला है। नाउ दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये है जो कि हम डायपोल का फील्ड ले और वो डायपोल का फील्ड से हम लोग रिंग के ऊपर एलिमेंटल टुकड़ा काट के फोर्स ले। बट एक बात वापस रियलाइज करो, डायपोल का जो फील्ड का डायरेक्शन होती है वो बहुत ही ज्यादा वाहियात होती है, और वो बहुत ही ज्यादा वाहियात होने के कारण तो ध्यान दो वो वाले करने में जान निकल जाएगी। बट हां, रिंग का एक्सियल पॉइंट जो है, रिंग का एक्सियल पॉइंट जो है वो एक्सियल पॉइंट पे फील्ड जो है वो बहुत प्यारा होता है, और उसको हमें डायरेक्टली रटा हुआ भी है। उसका चलते डायपोल के ऊपर फोर्स निकालना डेफिनेटली आसान पड़ने वाला है। तो यहां पर जो हमें फोर्स निकालना है, हम डायपोल का फील्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे रिंग का फील्ड और फिर डायपोल का चार्ज। ओके, जो डायपोल है उसे कोई पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे रखना है, तो मैं एक बहुत ही ज्यादा मस्त चीज करने वाला हूं, ध्यान देना। द डायपोल इज अ वेरी शॉर्ट वन। मानते हो या नहीं मानते हो? द डायपोल इज अ वेरी 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 शॉर्ट वन, राइट। तो ये वाले पॉइंट पर जो अगर चार्ज है -Q और ये वाले पॉइंट पे चार्ज है अगर +Q, ये वाला डिस्टेंस को अगर मैं x बोलता हूं तो प्रैक्टिकली ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो मेरा dx होगा, हाँ कि ना? आई डोंट नो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। आई नो इट कैन बी एनीथिंग, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट a/√2 से कम, तो ऑब्वियस सी बात है फील्ड हमारा इंक्रीजिंग है, तो +Q के ऊपर ये वाला Q जो है उसको मैं पॉजिटिव मान लिया हूं, ठीक है। सो दोस्तों ध्यान देना, उसके चलते जो हमारा फील्ड होगा वो इंक्रीजिंग फील्ड है, तो +Q के ऊपर ज्यादा फील्ड होगा, -Q के ऊपर कम फील्ड होगा। तो नेट में रिपल्शन डोमिनेट करेगा ओवर अट्रैक्शन। तो a/√2 से दूरी पे रखा हुआ है तो डेफिनेटली रिपल्शन होगा, a/√2 से नजदीक रखा हुआ है तो डेफिनेटली अट्रैक्शन होगा, दैट्स फॉर श्योर, राइट। नाउ लेट्स सी। तो ये वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं E बोलता हूं तो ये वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E + DE।
मैं ये वाला कॉन्सेप्ट को वापस फॉर्मलाइज भी करूंगा, फोर्स ऑन अ डाइपोल को मैं इसको बाद में फॉर्मलाइज करूंगा। अभी मैं बस एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं वापस उठाने वाला हूं पहले, लेकिन मैं जैसे नॉर्मली सॉल्व कर रहा हूं, बात को समझो। दिस डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो dx मान लो। तो माइनस क्यू जहां पर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E मान लो, तो वहां पर ऊपर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली होगा E प्लस DE। DE कैन बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इट मे बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू नो, ठीक है, राइट। तो जो मेरा नेट फोर्स होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर हम ध्यान दें, Q इंटू E प्लस DE माइनस Q इंटू E, तो दैट विल बी इक्वल्स टू Q इंटू DE। एंड नाउ एक काम करता हूं, ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर देता हूं, बट Q इंटू dx इज नथिंग बट द डाइपोल मोमेंट P। तो जो मेरा रिक्वायर्ड फोर्स आएगा F, दैट विल बी P इंटू DE बाई dx। ये हमारा आने वाला है। वाओ, दैट्स ग्रेट। E हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट इज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, ठीक है। तो इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो DE बाई dx कितना आएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, और ऊपर यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी 3/2 बोल रहा हूं, सॉरी क्या कर रहा हूं, क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 3/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू इसके अंदर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू एक्स जो बाहर पड़ा हुआ है। सो DE बाई dx जो है दैट विल बी इक्वल्स टू, यहां पे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, सो दैट विल बी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, यहां पर मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा। सॉरी डिवाइडेड बाई वो भी करना पड़ेगा 5/2, ये हमारे पास DE बाई dx आ जाएगा। सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इसको अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास फोर्स जो आ जाएगा दैट विल बी QP बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओके। अच्छा, अगर मैं सेंटर पे रखूंगा, स्पेशल केसेस देख लेता हूं, x इक्वल्स टू 0 यानी डाइपोल केप्ट एट सेंटर, तो यहां पर ये वाला टर्म जो है वो मेरे पास 0 हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा आर स्क्वायर, और नीचे जो हो जाएगा वो होगा आर स्क्वायर टू द पावर 5/2, तो मेरे पास सिंपली जो आ जाएगा, नीचे आ जाएगा r टू द पावर 5, ऊपर है मेरा आर स्क्वायर, सो मेरे पास सिंपली आ जाएगा F इक्वल्स टू, सेंटर पे रखने पे QP अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब।
ठीक है, सेंटर पे रखने पे हमारे पास इतना फोर्स आएगा। अच्छा, एफ मेरे पास अगर 0 होगा वो तभी होगा अगर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मेरा 2x स्क्वायर 0 हो। यानी डाइपोल जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम में एक ही जगह पर आ सकता है रिंग के, जहां पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमाइज्ड है। ध्यान देना, वहां पर इसलिए हो रहा है, डाइपोल का सेंटर को मैच करवा दो r+√2 पे, तो ऑब्वियस सी बात है उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में दोनों साइड में ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। यानी +q पे अगर E सेंटर -dE होगा, -q में भी E -dE होगा, तो नेट फील्ड हमारा 0 आ जाएगा। इस कारण पे ±r/√2 पे हमारा नेट फोर्स जो है वो 0 आ रहा है। बाकी और कोई पॉइंट पर 0 हो नहीं सकता है। एक चीज ध्यान देना, अगर mod x ग्रेटर देन r/√2 है, दैट इंप्लाइज f जो है वो हमारा पॉजिटिव है, यानी अपवर्ड है। मैंने अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव माना हूं, ठीक है, सॉरी, mod x लेस देन r/√2 पे ये फोर्स हमारा पॉजिटिव आएगा, यानी अपवर्ड आएगा, क्योंकि मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव माना हूं। और mod x ग्रेटर देन r/√2 पे f जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, यानी मेरा डाउनवर्ड आने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया है। मैं ये वाला कॉन्सेप्ट को बाद में भी फॉर्मलाइज करूंगा, लेकिन मैं एक चीज समझाना चाह रहा था, जो हर कोई डाइपोल का फोर्स रिलेटेड क्वेश्चन में डाइपोल का फील्ड निकल के चालू मत हो जाना। हो सकता है दूसरे वाले का फील्ड लिखना हमारे लिए ज्यादा आसान हो। अब ये हेमिस्फीयर था, यहां पे फ्लक्स हमें डाइपोल का ही निकालना है, तो उसी का फील्ड लिखना पड़ेगा। बट यहां पर जहां पे दोनों का लिखने का ऑप्शन था, वहां पर रिंग का फील्ड लिखना डेफिनेटली हमारे लिए फायदेमंद था एज कंपेयर टू हम लोग डाइपोल का लिखे। डाइपोल का फील्ड इज अ वेरी 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 टीडियस, डायरेक्शन अजीबोगरीब होगा, फिर कंपोनेंट पर रिजॉल्व करना पड़ेगा, और नेट जो है फिर उसका वर्टिकल कंपोनेंट को इंटीग्रेट करते हुए आंसर आएगा। इट विल बी वेरी वेरी टीडियस। कैन बी डन, मैं ये नहीं बोल रहा हूं बिल्कुल नहीं किया सकता है, बट शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, किया जा सकता है, यू कैन ट्राई इट, नो नॉट एन इश्यू। ठीक है, थीटा वगैरह ले लेना, और क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ही ऐड होना है तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और जो रेडियली जो फ्लावर की तरह कंपोनेंट्स बनेगा वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ट्राई इट, बट ऑब्वियसली द रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हमारे लिए ज्यादा बेहतर था। और रिंग के सेंटर में डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, जो कि ऑब्वियस भी है। ऊपर मान लो पॉजिटिव है, नीचे मान लो नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट कर रहा है, फिर भी ऊपर फोर्स लग रहा है। पॉजिटिव वाले को रिपेल कर रहा है, तो भी अपवर्ड फोर्स लग रहा है। दोनों फोर्स सपोर्ट कर रहा है, तो रिंग के सेंटर पे तो भयंकर फोर्स लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि रिंग के सेंटर पे इट हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ d/dx, वन ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ d/dx। तो रिंग के सेंटर पे तो अच्छा खासा फोर्स लगने वाला है। फोर्स को मैक्सिमाइज करने के लिए फिर इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो पैथेटिक काम है, वैसे घटिया काम हम नहीं करते हैं। लेकिन सेंटर पे फोर्स 0 नहीं होगा, ये बात हमें रियलाइज करना आना चाहिए, राइट? ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है दैट इज केप्ट एट ओरिजिन, एंड एक डाइपोल है मेरे पास p वेक्टर दैट इज अराउंड द i कैप। ठीक है, नाउ डाइपोल का जो सेंटर है वो 0, y पर है एज शोन। तो मैंने देखा जो इन दोनों के चलते जो मेरा p पॉइंट है, जो कि कोऑर्डिनेट है x, x+y, वो वाले पॉइंट का जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा 0 बन जा रहा है। तो सवाल ये है y/x का वैल्यू निकाल के देना है। x और y एज शोन आर बोथ पॉजिटिव। ठीक है, सो दोस्तों किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले डाइपोल को लेकर पीछे पड़ते हैं। डाइपोल को पॉइंट P के साथ जोड़ता हूं। नाउ इफ वी सी, दिस इज x, दिस इज ऑल्सो x, क्योंकि ये वाला पॉइंट है x+y और ये वाला पॉइंट 0, y है, तो ये वाला एंगल जो है दैट एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, सो ये वाले पॉइंट पर P पे चलते जो
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल होगा प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज होगा, दोस टू मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा, पी और क्यू का वैल्यूज वगैरह के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट एक बात समझो, क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो डेफिनेटली इसके अलोंग होगा। ठीक है, अशुम। अच्छा, अब मैं अगर P का इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो एक तो मेरा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, और दूसरा इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा लाइक दिस, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले डायरेक्शन पे आने वाला है। दोस्तों, अगर हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट करना है तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा वेक्टर सम है वो इसके अलोंग होना पड़ेगा। अरे ऑब्वियसली बात है, Q हैज टू बी नेगेटिव, तो EP हमारा इस डायरेक्शन में होगा, E ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। डाइपोल का इस डायरेक्शन में होना पड़ेगा, राइट। एंड सो ये वाला एंगल अगर हमारा थीटा बनता है तो दोस्तों ध्यान देना, यहां पर जो मेरा एंगल होगा वो कितना होगा, वी हैव टू सी दैट। वी कैन क्लियरली सी ये 45 डिग्री है, ये हमारा एंगल फाई है, सो थीटा प्लस इट मस्ट बी इक्वल्स टू 5 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो मैंने ये वाला सिनेरियो को थोड़ा बाहर लाके देख लेता हूं, जो कि थोड़ा गंदगी जो है वो कम हो जाए। थोड़ा बड़ा करके देख रहा हूं मैं। एक मेरे पास E एक्सियल है और मेरे पास A का E इक्वेटोरियल है, और उन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इसके साथ फाई एंगल बना के बैठना चाहिए। अच्छा, बाय द वे P cos थीटा और P sin थीटा दोनों का वैल्यू हमारा सेम है, क्योंकि यहां पर एंगल हमारा 45 है। सो EA मस्ट बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स EE। ये तो हमारा आएगा ही आएगा। R सेम है, एंगल 45 है तो हमारे लिए बढ़िया है। P sin 45 और P cos 45 का वैल्यू सेम है, सो ये जो है वो हमारा सेम होगा। तो फाई जो आएगा दोस्तों ध्यान देना, दैट फाई विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू tan इनवर्स EE बाई EA। तो फाई जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स हाफ। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, बट थीटा जो है दैट इज 45 डिग्री प्लस 5, तो मैं tan थीटा जो लिख सकता हूं दैट इज 1 प्लस tan 5 by 1 minus tan 45 into tan 5, tan theta must be equals to 3, right? और मैं ये वाले फिगर में अगर tan थीटा के बारे में देखूं तो दोस्तों ये डिस्टेंस हमारा x है और ये डिस्टेंस जो है वो है हमारा x प्लस वाई। तो tan थीटा का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी x प्लस वाई अपॉन x। तो सिंपली वी कैन से that x plus y will be equals to 3x, so y is equals to 2x, यानी y by x का वैल्यू जो होगा that will be equals to 2। so अच्छा, क्यों हमारा नेगेटिव होना ही पड़ेगा, उनका मैग्नीट्यूड्स वगैरह के बारे में खेलना है तो एक्चुअल में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ती, बट हमें बोला है जो भाई जीरो हुआ है मतलब P Q इनका वैल्यू ऐसे सेट हुआ है जो कि वो जीरो हुआ है। बट दोस्तों सबसे पहले इन दोनों का जो हमारा डायरेक्शन है वो तो आपस में अनलाइक होना जरूरी था। ठीक है, वैल्यूज हमें मालूम नहीं है, सिंपली y और x का वैल्यू तो किसी ने निकालने नहीं बोला था, हमें निकालने बोला था उन दोनों का रेशियो जो हम डायरेक्शन से डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, अब और एक आसान क्वेश्चन करते हैं, लेट्स सी। ठीक है, ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक रिंग है, ये पूरा चीजें हॉराइजॉन्टल प्लेन में है
रिंग जो है वो हमारा इंसुलेटिंग है परफेक्टली, कोई चार्ज वगैरह कैरी नहीं कर सकता है। मेरे पास यहां पर एक चार्ज बीड है और ये चार्ज बीड जो है इसको मैंने इस पॉइंट से रिलीज किया। डायपोल जैसे तुम देख सकते हो वहां पे ऐसे रखा हुआ है। तो सवाल ये है, जो ये जब यहां पर आ जाएगा, यहां से मैं एंगल थीटा मेजर कर रहा हूं, तो उस टाइम पे इसका स्पीड कितना होगा। ये जो बेड है इसके ऊपर रिंग का जो फ्रेम है वो नॉर्मल फोर्स कितना लगा रहा है। रिलीज करने के बाद ये मूव किस तरीके से करेगा, कहां पर स्टॉप होगा। और अगर मान लो ये फ्रेम नहीं होता, मैं केवल चार्ज पार्टिकल को छोड़ता, तो इन दैट केस इसका मोशन कैसे होता वो हमें एनालाइज करना है। सो दोस्तों हम किस तरीके से करने वाले हैं, ट्राई टू रियलाइज। यहां पर जो है हमें, जैसे ही मैं इस पॉइंट पे छोड़ूंगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में है, जिस कारण पे ये इस तरीके से एक्सीलरेट होगा और हमारा जो फ्रेम है उसके अलोंग मूव करना चालू करेगा। ठीक है, तो जब मान लो इस वाले पोजीशन में आ चुका है तो इस टाइम पे इसका स्पीड आ गया है v। ऑब्वियसली द p हैज टू कंपोनेंट्स लाइक दिस एंड लाइक दिस। अच्छा, जो ये वाला कंपोनेंट है वो तो केवल और केवल हमारा नॉर्मल फोर्स पे ही हो सकता है, और ये हमें एक ये वाला कंपोनेंट जो है p का, वो हमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा। जो हमारा यहां पर, बाय द वे एंगल्स को मैं थोड़ा ढंग से मार्क कर लेता हूं, ये हमारा थीटा है जो कि ऑब्ट्यूस है, ये वाला एंगल जो है वो है थीटा -90। ठीक है, तो ये अगर हमारा थीटा -90 है तो कौन सा वाला क्या आएगा, ये हमारा थीटा -90 है तो ये हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा, राइट। सो अगर ध्यान दें हम लोग, ये हमारा वर्टिकल है, तो एक कंपोनेंट ऐसा है, एक कंपोनेंट जो है वो वैसा है। यहां पर आके थोड़ा एंगल्स को बेटर करके दिखा रहा हूं। ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, ये वाला एंगल जो है वो है मेरा थीटा -90 डिग्री। ठीक है, ये अगर थीटा -90 है तो ये वाला भी थीटा -90 है। ठीक है, नाउ तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, इसका जो ये वाला कंपोनेंट आएगा, p वेक्टर मेरा इस तरीके से है, p वेक्टर मेरा इस तरीके से है। तो दोस्तों ये थीटा -90 है तो ये है 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट जो आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू, मैं कितना लिख सकता हूं, p cos 180 माइनस थीटा, दैट इज p माइनस p cos थीटा। दिस विल बी माइनस p cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, और जो हमारा ये वाला कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, उस चीज के ऊपर अगर हम ध्यान दें, सो इफ वी सी ये वाला एंगल, अच्छा नाउ ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है, तो ये भी मेरा थीटा -90 होगा। तो इसका जो हमारे पास आएगा दैट विल बी p साइन ऑफ थीटा -90। अगर p cos ऑफ थीटा -90 तो p cos 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी सिंपली p साइन थीटा। तो मैंने दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लिया। तो इसके चलते जो यहां पर मेरा पॉइंट होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसे होंगे, इसके लिए एक्सियल पॉइंट है तो इसके लिए हमारा EA होगा, और इसके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है, इसके लिए EE इस तरीके से आएगा। डिस्टेंस जो है वो तो हमारा R पे हमेशा फिक्स है। ठीक है, और यहां पर जो वैल्यूज है वो मैं सब कुछ लिख दिया हूं। ठीक है, जितने भी जो वैल्यूज चाहिए होंगे कंपोनेंट्स का, दिस इज -p cos थीटा, दिस इज p sin थीटा,
मेरे ख्याल से ये सब कुछ समझ में आ चुका है। तो इसके अगर मैं इक्वेशन लिखूं, मान लो नॉर्मल रिएक्शन n कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, आई डोंट नो, n कैन बी एनीथिंग। तो इसके बारे में अगर मैं ध्यान दूं तो n प्लस q इंटू ई ए दैट इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, ये मैं पहला लिख सकता हूं। और बाकी जो है मेरा ये p साइन थीटा वाला कंपोनेंट का ई जो है q इंटू ई, q इंटू ई is nothing but the tangential force that is mass into the increase in speed। ठीक है, राइट। अच्छा, q इंटू ई में क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना, q इंटू ई में क्या लिख सकता हूं, ये वाला है p साइन थीटा मैग्नीट्यूड वाइज बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। ठीक है, एंड ध्यान देना A इज नथिंग बट अल्फा इंटू आर, सॉरी यहां पे कैपिटल आर क्यूब है, तो व्हाट आई गेट इज अल्फा इक्वल्स टू क्यू पी साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r टू द पावर ऑफ 4, ये मेरे पास आएगा, राइट। सो दिस इज माई एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, एंड इफ आई सी दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ठीक है, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। सो ओमेगा इंटू डी ओमेगा इक्वल्स टू क्यू पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर टू द पावर 4 साइन थीटा इंटू डी थीटा। So now if I integrate, initially theta was pi by 2, finally it is theta, and initially it was 0, it is omega। तो यहां पर मेरे पास जो आ जाएगा that will be omega square by 2, that is qp by 4 pi epsilon naught mr to the power 4, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस थीटा, तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाय 2, वो तो 0 है। प्लीज ट्राई टू रियलाइज, मैं ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं आ गया है, थीटा मैंने ऑप्ट्यूस लिया हूं तो माइनस कॉस थीटा तो आना चाहिए था। सो ओमेगा इज अंडर रूट माइनस क्यूपी कॉस थीटा by 4 pi epsilon naught m r to the power 4, तो स्पीड दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा r, तो एक r अंदर डाल दो, क्यू पी कॉस थीटा बाई, मैंने कहीं पर मिस्टेक किया, हाँ 2 होगा, एक 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m r स्क्वायर। सो पहला पार्ट इज डन, जो मुझे स्पीड जो निकालना है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो हमारा टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके करस्पॉन्डिंग मैंने मास इनटू एक्सीलरेशन लिख दिया। ए इज नथिंग बट अल्फा आर, अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन, सो अल्फा मैंने लिख दिया, जिसको ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा लिखा, उसको मैंने इंटीग्रेट किया विद द प्रॉपर लिमिट्स, तो मेरे पास ओमेगा आ गया, एंड ओमेगा से मेरे पास वी आ गया। अच्छा, तो फर्स्ट पार्ट इज डन। n एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। अच्छा, n का वैल्यू जो होगा दैट इज mv स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर
ठीक है, विद अ माइनस साइन बाय आर माइनस क्यू इंटू ई ए। अच्छा, ई ए का वैल्यू कितना होगा, ये वाले के करस्पॉन्डिंग जो हमारा डाइपोल है, दैट इज माइनस पी कॉस थीटा, सो दैट विल बी माइनस पी कॉस थीटा इंटू 2 by 4 pi epsilon naught into r cube. Wow. n is equals to 0. ये टर्म अब कट रहा है, साफ साफ देखो। तो बिट जो नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है ये है 0। तो ये दोनों पार्ट जो है वो हमारा हो चुका है। सेकेंड पार्ट होते ही फोर्थ पार्ट हो गया है। सिंपली मैं लिखूंगा नो चेंज। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एब्सेंट होगा या बीड हमारा प्रेजेंट हो ना हो, फ्रेम हमारा प्रेजेंट हो ना हो, इट डजंट मैटर। फ्रेम का काम क्या है, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करना। अब नॉर्मल रिएक्शन लग ही नहीं रहा है तो फ्रेम का कोई काम ही नहीं है। तो फ्रेम हो ना हो यहां पर छोड़ूंगा, ये हमारा सर्कुलर मोशन डेफिनेटली करेगा ही करेगा। एंड फॉर द थर्ड पार्ट, जो हमारा पार्टिकल है वो पार्टिकल हमारा कहां पर स्टॉप होगा वो बताओ। तो यहां से अगर मैं देखूं v इक्वल्स टू 0 तो cos थीटा मेरा 0 होना चाहिए। सो एक थीटा तो पाई बाय 2 आ रहा है। अगला जो आएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां से अगर मेरा थीटा मेजर्ड है तो ये पाई बाय 2 में था, यहां पर पाई पे तो मैक्सिमम होगा, एंड देन 3 पाई बाय 2 यानी थीटा इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2। मतलब ये वाला पॉइंट अगर P है और ये वाला पॉइंट अगर R है, इट स्टॉप्स एट R। ये वाला वापस जो है ये एग्जैक्टली आधा सर्कल घूमते हुए हमारा R पॉइंट पे स्टॉप करेगा। R पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वापस इस तरफ लगेगा तो वापस ऐसे पाथ फॉलो करते हुए P पे जाएगा, टक 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 चलता रहेगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पर हमारा ऑसिलेटरी मोशन आने वाला है। द मोशन विल बी कंप्लीटली ऑसिलेटरी। ठीक है। सो फोर्स फील्ड रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो हमने डिस्कस कर लिए थे। नाउ फील्ड के बाद ऑब्वियस सी बात है अगला आएगा हमारा पोटेंशियल। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू पोटेंशियल ड्यू टू अ dipole at a general point. ओके दोस्तों, तो आफ्टर फील्ड वी मूव ऑन टू द पोटेंशियल। तो हमारे पास यहां पर एक डाइपोल है, तो मुझे एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे और जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल को निकालनी है। ठीक है। द डाइपोल इज वेरी वेरी स्मॉल, डिस्टेंस को हम r मानेंगे। तो सबसे पहले लेट्स मूव ऑन टू द एक्सियल पॉइंट। ठीक है। सो एक्सियल पॉइंट के लिए अगर हम ध्यान दें, एक्सियल पॉइंट के लिए अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास क्या आएगा। नाउ दिस इज द डाइपोल, यहां पर है प्लस क्यू, यहां पर है माइनस क्यू, यहां पर है मेरा पॉइंट P जो यहां से सेंटर से है डिस्टेंस r दूरी पे। ठीक है। इसको 2D मान लो, इसको 2D जो है वो मान लो। तो ये भी हमारा D है, ये भी हमारा D है। P will be simply equals to 2QD। तो प्लस Q के चलते जो हमारा V1 होगा that will be equals to Q by 4 pi epsilon naught R minus D। और जो दूसरा माइनस Q के चलते जो V होगा that will be 4 pi epsilon naught into R plus D। तो हमारा एक्सियल पॉइंट पे जो नेट हमारा पोटेंशियल आएगा दैट विल बी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहां पर क्या आएगा, 1 माइनस D बाई R टू द पावर -1, सॉरी आई फॉरगॉट माइनस ओवर हियर, माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R into 1 plus D by R।
टू द पावर ऑफ -1, ये आएगा मेरे पास। सो नाउ इसको अगर मैं देखूं, दैट इज q by 4 pi epsilon naught r 1 plus d by r minus q by 4 pi epsilon naught r 1 minus d by r. When I am applying the binomial because r is much greater than d. तो 1 1 जो है वो कट हो जाएगा, तो what we will get is q by 4 pi epsilon naught r into 2d by r. Now we can clearly see that p is 2qd. So what we will get is p upon 4 pi epsilon naught r square. तो एक्चुअल पॉइंट पे जो हमारा कित होगा पोटेंशियल, दैट विल बी p by 4 pi epsilon naught into r square. ओके, मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ चुका है। एंड व्हाट अबाउट इक्वेटोरियल पॉइंट? दोस्तों, इक्वेटोरियल पॉइंट पे लॉजिकली बात समझो, वो हमारा 0 होगा। कैसे? ऑब्वियस, यहां पर प्लस क्यू है, यहां पर माइनस क्यू है। इक्वेटोरियल का हर पॉइंट हमारा इक्विडिस्टेंट है। पोटेंशियल जो है वो वेक्टर तो है नहीं, वो हमारा स्केलर है। तो ये हमारा प्लस क्यू है, ये हमारा माइनस क्यू है। कहीं पर भी पॉइंट पी ले लो, ये डिस्टेंस जो है वो है हमारा आर। सो दिस इज आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो v इक्वेटोरियल जो आएगा दैट विल बी 1 by 4 pi epsilon naught q by under root r square plus d square minus 1 by 4 pi epsilon naught q under root r square plus d square। तो इक्वेटोरियल के हर पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल जो आएगा वो हमारा 0 आने वाला है। तो जो हमारा y एक्सिस होगा इन दिस केस, इस एक्सिस के हर पॉइंट पे हमारा 0 पोटेंशियल आने वाला है। यानी साफ साफ एक चीज ध्यान दो, XZ प्लेन इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। XZ प्लेन जो है दैट विल बी एन YZ प्लेन विल बी एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। स्पेशल इक्विपोटेंशियल वहां पे तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। एंड नाउ अगर मैं जनरल पॉइंट के बारे में बात करूं, अगर मैं जनरल पॉइंट के बारे में बात करूं, क्या है मेरे पास? ये है मेरा P, ये है मेरा R पॉइंट P पर। सो ये डिस्टेंस अगर स्मॉल r है, इसको मैंने 2 कंपोनेंट पर रिजॉल्व कर लूंगा लाइक दिस एंड दिस, P sin थीटा और यहां पर आ जाएगा P cos थीटा। P cos थीटा के चलते ये हमारा एक्चुअल पॉइंट है, P sin थीटा के चलते हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो P cos थीटा के चलते जो V आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू P cos थीटा by 4 pi epsilon naught into r square, और P sin थीटा का कंट्रीब्यूशन तो एनी हाउ 0 होने वाला है। तो नेट जो हमारा V आएगा एट अ जनरल पॉइंट दैट विल बी P cos थीटा by 4 pi epsilon naught r square। ठीक है। तो यहां पर एक सवाल आ सकता है, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, सरफेस नहीं, इक्विपोटेंशियल लाइंस। तो सरफेस तो बहुत ही गंदा हो जाएगा 3D में, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। इक्विपोटेंशियल लाइंस इन XY प्लेन, XY प्लेन पे हमारा इक्विपोटेंशियल लाइंस क्या होगा? तो मेरे पास क्या आएगा? V विल बी इक्वल्स टू P cos थीटा by 4 pi epsilon naught into r square, right? So if we see
जो हमारा cos थीटा बाई आर स्क्वायर आएगा, that will be k, will be some constant. फोर पाई एप्सिलॉन नॉट v इंटू पी, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ v जो होगा वो कोई ना कोई कांस्टेंट तो होगा ही होगा। तो मैं जनरल पॉइंट को अगर मैं x, y लेता हूं, सो व्हाट कैन आई राइट अबाउट cos थीटा? इफ वी सी cos थीटा विल बी नथिंग बट x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड r विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, r विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो व्हाट वी गेट इज x by r cube will be some constant k। तो हमारे पास जो कर्व्स आएंगे इसका स्पेशल केस अगर k 0 है तो we will get x equals to 0, that is the yz plane। बाकी इन जनरल हमारा इस तरीके का कर्व जो है वो हमारा आने वाला है, जो कि हम साफ साफ देख सकते हैं। ये वाला क्वांटिटी हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, एंड ये जो है वो हमारे कर्व्स देने वाले हैं, थोड़ा अजीबोगरीब शेप के होंगे। अगर हम ध्यान दें, वी हैव अ माइनस क्यू ओवर हियर एंड वी हैव अ प्लस क्यू ओवर हियर। तो जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से आएंगे। एक तो यहां पर कुछ इस तरीके से आएंगे, सॉरी, एंड फिर अंदर भी कुछ कुछ होगा लाइक दिस। और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आते हैं इसके बीच वाला एक तो हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगा, मतलब नजर लाइन आएगा, बेसिकली है वो प्लेन, और बाकी हमारा कुछ इस तरीके से होने वाले हैं। सो दिस विल बी द रफ स्केच रिगार्डिंग द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इसका मैंने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया हुआ है, इसको 3D में मैं रोटेट करूंगा, इसको मैंने 180 डिग्री रोटेशन दूंगा, तो मेरा 3D का जो प्लेन है बेसिकली रग्बी बॉल की तरह जो है वो हमारा नजर आएगा, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली रग्बी बॉल भी नहीं, थोड़ा अंडे टाइप का शेप का हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो हमारे आने वाले हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो पोटेंशियल के रिगार्डिंग और ज्यादा बातचीत करने का स्कोप नहीं है, इज वेरी सिंपल। कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आए, सिंपली दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो, जो एक्चुअल वाला है उसी के चलते तो होता है, और वो होता है p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इक्वेटोरियल वाला कंपोनेंट का कभी पोटेंशियल आएगा ही नहीं, राइट।